नमस्कार साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। साथियों, एक चीज़ तो बड़ी दिलचस्प है कि बहुजन समाज पार्टी में इस बार उपचुनाव लड़ा जा रहा है। इस उपचुनाव में न मायावती प्रचार में जा रही हैं, न सतीश चंद्र मिश्रा जा रहे हैं, न ही आकाश आनंद को इस उपचुनाव में भेजा जा रहा है, कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आम चुनाव से भी अच्छा कुछ विधानसभाओं में उपचुनाव लड़ा जा रहा है। उसमें सबसे अच्छा चुनाव कहीं अगर दिखाई दे रहा है तो वो विधानसभा है कटेहरी। कटेहरी का चुनाव बहुजन समाज पार्टी का जो मूल प्रचार का तरीका रहा है उसको उसके आसपास घूम रहा है। और इस चुनाव में जो खास टीम है, मायावती ने 2 विधानसभा ऐसी हैं, मझवा और कटेहरी, जहां पर विशेषकर कटेहरी और मझवा पर ये विधानसभाओं में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को जिम्मेदारी दी। और विश्वनाथ पाल ने मायावती से अनुरोध करके या जिस तरह से भी वहां पर इंदु चौधरी को कटेहरी बुला लिया। इंदु चौधरी रहने वाली भी कटेहरी की, वैसे तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर हैं अंग्रेजी डिपार्टमेंट की, लेकिन रहने वाली यहीं की हैं, अम्बेडकर नगर में आलापुर की रहने वाली हैं। अपने अंदाज में जो काशीराम का अंदाज था, जो बहुजन समाज पार्टी का पुराना अंदाज था, उस अंदाज में उनका प्रचार दिन में हो, रात में हो, चौपाल हो, 10, 20, 50 की चौपाल हो, 100, 200 की चौपाल हो, महिलाओं की चौपाल हो, उससे उन्होंने इस चुनाव को रंग भर दिया। उसी तरह से विश्वनाथ पाल ने भी इस चुनाव में सबिया अंसारी को, सालिम अंसारी को, भीम राजभर को, अरविंद गौतम को, सामंत वहाँ के ज़िला अध्यक्ष जो हैं, और फिर कश्यप समाज के गैरशंकर कश्यप निषाद को, उसके बाद दिलीप कुमार विमल को, सबको जिम्मेदारियां देके और सारे लोग वहाँ पर अमित वर्मा के चुनाव में लगे हुए हैं। मैं आपको एक विश्वनाथ पाल का एक दिखाता हूँ कार्यक्रम इस वीडियो में। आप देखिए विश्वनाथ पाल का क्या अंदाज है, और इंदु चौधरी का भी अंदाज आप देखिए कि इंदु चौधरी का क्या अंदाज है। मुझे लगता है कि अम्बेडकर नगर बहुजन समाज पार्टी का नतीजा चौंकाने वाला हो सकता है। देखिए वीडियो। निक होवेले कबो कबो गड़बड़ होवेले। निक ए मारे है कि तोहन लोगन बहुत निक से बैठल हुआ और लाइट जलती बा, हमरो चेहरा दिखाई देत बा, तोहरो चेहरा दिखाई देत बा। और एक चीज के और निक बा कि दिना भर जौन कटिया उटिया का काम होता है इस समय सब बंद हो जाते हैं। तो थोड़ा समय निकाल के जो आप लोग यहाँ बैठे, धान पीटने का टाइम तो यह ही है, लेकिन जो आप लोग समय निकाल के यहाँ बैठे हैं इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगी। कुछ बातें करने आपसे आई हूँ, वो बात आपसे ज़रूर करूँगी कि देखा, ये अम्बेडकर नगर जिला जो बना, ये एक बहुत बड़े मिशन की देन है। और वो मिशन कोई एक दिन में तैयार नहीं हुआ। ये मिशन तैयार करने के लिए साहब कांशीराम अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिए थे। बहन जी, नौकरी तो हम भी कर रहे हैं, हिम्मत नहीं होती है नौकरी से इस्तीफा देने की। मन तो बहुत बार करता है इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे दे, लेकिन आज हम नौकरी कर रहे हैं। साहब कांशीराम उस जमाने में नौकरी कर रहे थे जब इक्का दुक्का लोग नौकरी पाते थे। और कितना बड़ा साहस का काम था कि सरकारी नौकरी से साहब कांशीराम केवल इसलिए इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि उनमें मन में यह भाव आ जाता है कि बाबा साहब के बच्चों के बगैर मैं इस देश का शासन चलने नहीं दूंगा। उनके मन में बाबा साहब की एक किताब पढ़ते हैं और उनके मन में भाव आता है कि बाबा साहब ने ये कहा कि सत्ता सारे दुखों की कुंजी है। अगर सत्ता हम हासिल कर लें, अगर हम लोग राजा बन जाएं तो हमारे दुखों की मुक्ति हो सकती है। और सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने वोट के अधिकार को सही तरीके से प्रयोग करना आना चाहिए। मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, जो तुम लोग कह रहे थे ना, चढ़ गुंडों की छाती पे बटन दबेगी हाथी पे, ये बटन दबाना तुम लोग 18 साल के हो जाओगे तब तुम ये बटन दबाने के लायक होगे। वही जो 18 साल में जो तुम बटन दबाओगे, वो 18 साल में बटन दबा के क्या करिश्मा कर पाओगे बच्चों, ये बताने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। वो करिश्मा साहब कांशीराम का था कि उन्होंने गांव-गांव घूम करके एक एक व्यक्ति को समझाया। आज तो इंटरनेट पे कितना सारा सुविधा उपलब्ध है, बैठ के कटहरी विधानसभा से लेकर के आप पूरे देश की किसी विधानसभा में किसको कितना वोट मिला आप यहाँ बैठ करके देख सकते हैं। लेकिन साहब ने कितना कठिन परिश्रम किया होगा
जब वो गांव-गांव घूमे होंगे, जातिवार कितना उन्होंने आंकड़ा इकट्ठा किया होगा, कितना मेहनत किया होगा। पूना में नौकरी करते थे, पूना में लोगों को समझाने की कोशिश किए, उनको समझ में नहीं आया। फिर जब वो पूना से दिल्ली में आए, जब साहब कांशीराम दिल्ली में छोटी छोटी मीटिंग्स करते थे, तो वहाँ पे किसी ने बताया, एक गांव में एक जानकार व्यक्ति था, वो कहता है कि ये तुम क्या बताने की कोशिश कर रहे हो कांशीराम, कि आप ये बता रहे हो कि हम इस देश के राजा बन सकते हैं। अरे जिस देश में लोगों को साफ पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिस देश में लोगों को अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं था, लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस देश में आप राजा बनाने की बात कर रहे हो। कह रहे हैं तुम्हारी बात हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन दिल्ली में एक व्यक्ति है जो तुम्हारी बात समझ सकता है, वो है जय भगवान जाटव। तो साहब कांशीराम ने कहा कि भैया मुझे उनका कुछ नंबर या पता दे दो। तो उस जमाने में फ़ोन ऑन तो होता नहीं था, किसी ने उनको बता दिया, उनका एड्रेस दे दिया कि जाओ उनसे जाकर के मिल लेना। जब साहब कांशीराम जय भगवान जाटव के पास पहुँचे तो कई दिन से जैसे वही शर्ट पहन रहे थे, आज तो हम लोग 1 दिन 2 दिन कपड़ा पहनते हैं, धुलने डाल देते हैं, यही सफ़ेद कपड़ा गंदा लगने लगता है, जबकि गंदा होता नहीं। अब साहब कांशीराम के मन में जुनून सवार था, नौकरी से इस्तीफा दे करके लोगों को जागरूक करने का जुनून लेके मन में निकले हुए थे। जब जय भगवान जाटव से साहब कांशीराम मिलते हैं तो वो एक तो हाफ शर्ट पहने होते हैं, जिसका यहाँ से जो है सिलाई तक उधड़ा होता है, पैंट पहने होते हैं, एकदम मैला कुचला होता है, जिसके पैर की मोहरी का जो है सिलाई उधड़ा होता है, चप्पल लगभग आधे से ज़्यादा घिसी हुई होती है और बाल एकदम बिखरे हुए होते हैं, एकदम धूल से सना हुआ शरीर रहता है। जय भगवान जाटव जी के पास साहब कांशीराम पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे आपका पता फलाने फलाने गांव में एक व्यक्ति ने दिया। बोले क्यों दिया? बोले मैं इस देश में जो अनुसूचित जाति है, जो पिछड़ा समाज है, इस देश के लोगों को मैं, इस देश के जो मेजॉरिटी लोग हैं, जो बहुजन लोग हैं, इनको मैं शासक बनाना चाहता हूँ। तो वो जय भगवान जाटव साहब कांशीराम को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और ये देखते हैं कि ये गंदा संदा कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति राजा बनने के ख्वाब देख रहा है, तो उनका मनोबल नहीं नीचा करते हैं। कहते हैं हाँ, तो कहने लगे कि मुझे आपके माध्यम से, मुझे आपका नंबर जिन्होंने दिया, आपका पता जिन्होंने दिया, उन्होंने कहा आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? तो बोले कि खाना कितने दिन से नहीं खाए हो? कह रहे 2 टाइम से नहीं खाए। कहे पहले बैठो खाना खाओ। साहब कांशीराम खाना खाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि क्या व्यवस्था करनी है? बोले मेरे लिए रहने की, और मुझे कुछ गांव बताइए जहां मैं जा करके अपनी बात कह सकता हूं। तो कुछ बातें जो जय भगवान जाटव और मान्यवर कांशीराम साहब के बीच में होती है, उस बातचीत से जय भगवान जी ये समझते हैं कि ये बहुत लंबी सोच वाला व्यक्ति है, ये रुकने वाला नहीं है। वो करोल बाग में एक कमरा अपना जो है उनको दे देते हैं और वहाँ पे एक स्टूल और एक मेज का जो है प्रबंध हो जाता है और साहब कांशीराम से कहते हैं कि आप इसमें रह सकते हैं, यहाँ से अपना काम कर सकते हैं। साहब कांशीराम को रुकने की जगह मिल गई, उन्होंने उनको कुछ पैसे भी दिए कि जाके 1-2 सेट अपने लिए कपड़ा भी ले लो। साहब कांशीराम वहाँ से रोज़ाना गाजियाबाद के लिए ट्रेन पकड़ते थे, गाजियाबाद में लोगों को जागरूक करते थे और शाम को उस कमरे में आते थे। उस कमरे में साहब के पास सोने के लिए बिस्तर नहीं था, तो वही स्टूल और मेज का साहब जोड़ करके उसी पे सोते थे। 1 हफ्ते बाद जय भगवान जाटव बस ऐसे साहब कांशीराम से जब मिलने के लिए पहुंचे तो देखे वो स्टूल और मेज जोड़ के उसी पे लेटे हुए थे। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि अरे मैंने तो तुमको सोने के लिए कोई बिस्तर ही नहीं दिया। बोले आपके लिए हम पलंग का इंतजाम कर देते। कहने लगे कुछ नहीं, बस हमको कुछ बिछाने के लिए दे दीजिए, हम यहीं नीचे बैठ करके, नीचे लेट करके अपना काम चला लेंगे। तो सोचिए, जिस साहब कांशीराम ने आपको हमको 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, उसने कितना संघर्ष कर करके हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया कि वो ज़मीन पे सोए और उसके बाद कुछ समय के बाद जो है उनके लिए वहाँ पे पलंग की व्यवस्था हो पाई। ऐसा संघर्ष साहब कांशीराम ने किया। जब बहुजन संगठक साहब कांशीराम ने एक वो निकाला अखबार, अभी तो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया, तमाम मीडिया हमारे पास है, अखबार है, टीवी है, बहन जी बहुत न्यूज़ है, रेडियो है, लेकिन जब साहब कांशीराम काम कर रहे थे उस समय हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। साहब कांशीराम ने बीड़ा उठाया कि अपन लोगों का अपने समाज का एक अखबार होना चाहिए, बहुजन संगठक। तो उसका पूरा रूपरेखा तैयार किए। तो बहुत सारे लोग साहब कांशीराम के साथ में नागपुर में थे, क्योंकि नागपुर में ही प्रेस थी जहाँ पे वो छपना था। साहब कांशीराम सुबह उसका उद्घाटन होना था उस अखबार का, बहुजन संगठक का, और साहब कांशीराम रात का 2 बज रहा था और वो कहने लगे कि नहीं, जब अखबार प्रिंट होगा तो मैं यहीं बैठूंगा, मैं यहीं रहूंगा। 2 दिन से साहब कांशीराम अपने कमरे पे नहीं गए थे और वही अखबार के दफ्तर में कि जैसे पहला प्रिंट आएगा तो मैं उसको अपनी आंखों से देखूंगा। बोले साहब 4 बजे के पहले प्रिंट नहीं होगा, आपके पास समय है, तब तक आप थोड़ा सो लीजिए। बाकी जो कार्यकर्ता थे वो लोग अपने घर चले गए। साहब जिद करके वहीं कार्यालय में ही रुके। तो जो 2-3 लोग कार्यालय में जो प्रिंटिंग वाले थे वो लोग कहे साहब तनी टाइम बाद तू चाहा तो तनी एक आध झपकी आप थोड़ा सा ले लीजिए। तो साहब कांशीराम थोड़ा हवा लेने के लिए उस कमरे से बाहर निकलते हैं जहाँ पे वो प्रिंटिंग प्रेस लगी थी।
तो बाहर ऐसे वो जमा हुआ था, जैसे वो होता है ना गिट्टी, रोड बनाने वाला जो गिट्टी होता है ना बहन जी, वो ऐसे जमा हुआ था, सड़क पे किनारे पड़ा हुआ था। साहब कांशीराम उसी गिट्टी पे बैठते हैं और थोड़ी देर में उनकी आंख लग जाती है, वहीं लेटे लेटे सो जाते हैं। गिट्टी के ऊपर साहब कांशीराम को नींद आ जाती है, इतना थके हुए होते हैं। आज हमारे घर में अगर चद्दर मैली हो जाए तो लड़के लड़कियां घर में अम्मा बापू से झगड़ा कर लेते हैं कि तय चद्दर नहीं हो सके थे, हैं चद्दर नहीं साफ कर सकती हो तुम, बिस्तर नहीं साफ कर सकती हो। साहब कांशीराम इस समाज को जगाने के लिए गिट्टी के ऊपर भी सोए, और जब वो सो गए सुबह तक वो सोते रह गए, क्योंकि 3 घंटा नींद लग गई साहब को। और जब वो कार्यकर्ता लोग जो गए थे, उन लोगों को सुबह 4 बजे आने का समय मिला था, वो लोग 5 साढ़े 5 बजे जब आए तो देखे साहब कांशीराम वहीं लेटे हुए थे। हवा के झोंकों से साहब के बाल ऐसे ऐसे उड़ रहे थे, साहब का कपड़ा हल्का हल्का उड़ रहा था, हल्की सी ठंड थी तो साहब ऐसे सिकुड़ के ऐसे लेटे हुए थे। तो वो लोग जब साहब कांशीराम को ऐसे देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है कि साहब कितना परेशानी से, कितनी मेहनत से आज हमारे समाज के लिए लगे हुए हैं। और जब उस कार्यक्रम को सफल करते हैं, साहब की नींद खुलती है, साहब तैयार होते हैं और कहते हैं कि चलो अब इस अखबार के लिए इसका जो औपचारिक रूप से इनॉग्रेशन होना था, उद्घाटन होता, तो वो कार्यक्रम हुआ। इसी प्रकार से साहब कांशीराम जब गांव-गांव आपको हमको जागरूक करने के लिए निकलते थे, तो एक बार की बात है, जैसे हल्की हल्की ठंडी अब शुरू हो गई ना, आज सुबह से कुहेसा पड़ना भी शुरू हो गया, ऐसे ही हल्का हल्का ठंडक शुरू हुआ। कुछ मीटिंग होती थी तो शाम के टाइम जब सब जाने लगे तो एक औरत कहने लगी, साहेब ठंडी शुरू हो गई है, आपो अपने खातिर कुछ साल स्वेटर कुछ ले ला, काहे कि ठंडी जोर के पड़े वाला है अब की बार। साहब कांशीराम कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ले लेंगे। साहब तो चले जाते हैं, साहब की जेब में केवल 5 रुपया होता है। साहब चुपचाप चले आ रहे थे, अचानक से 2-4 दुकान सामने दिखती है, उसमें एक साल स्वेटर की दुकान होती है, कोट की दुकान होती है। साहब दुकान देख करके ऐसे ही अनमने मन से, क्योंकि पैसा तो था नहीं, तो बस ऐसी दुकान में देखते देखते चले जाते हैं अंदर। अंदर दुकानदार देखता है कि कोई गोरा चिट्टा लंबा सा व्यक्ति आया है। साहब देखने में बहुत सुंदर थे, आप और हम क्या होंगे साहब कांशीराम की पर्सनालिटी के आगे, लंबे से थे, गोरे गोरे से बिल्कुल। तो दुकानदार सोचता है कोई बड़ा आदमी आया है। दुकानदार अच्छा अच्छा कोट दिखाने लगता है, पूछता है साहब क्या दिखाएं, ये कोट दिखाएं, ये कोट दिखाएं। तो साहब देखते हैं, कहने लगे कि नहीं बस ऐसे ही देख रहा था। बोले अरे साहब कुछ ले लीजिए, बहुत सस्ता है कोट। साहब को पहनाता है, कहता है कि साहब ये आपको एकदम फिटिंग है, ये ले लीजिए आप। साहब कहते हैं कि नहीं मेरे पास इतना पैसे नहीं, उतार के कोट रख देते हैं। वो कह रहे अरे साहब कितना पैसा है आपके पास? कहने लगे अरे नहीं कितने का कोट है? कहने लगे 2500 रुपया का कोट है। तो कहे साहब मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम रहने दो। वो कहा अरे साहब 150 रुपया कम दे दिया। साहब कहते नहीं नहीं मेरे पास पैसे नहीं, बस मैं ऐसे ही तुम्हारी दुकान चलाया। वो कहे अरे साहब 200 रुपया और कम कह दे, तनी 2000 रुपया का लेला कोट, कौन बड़ी बात बा। साहब कह रहे अरे मेरे पास पैसे नहीं है। दुकानदार कहता है अरे कितना पैसा है जो आप बार बार कह रहे हैं पैसा नहीं पैसा नहीं। साहब कह रहे अरे मेरे भाई मेरे पास केवल 5 रुपया है। दुकानदार बिगड़ जाता है साहब के ऊपर, कहता जब औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी, तो दुकान के अंदर घुसा क्यों, चल निकल जा बाहर। साहब चुपचाप दुकान से बाहर आ जाते हैं और बाहर निकल के दुकानदार से पूछते हैं कि भैया, वो गुस्साने लगता है, बेवजह से भिखारी जैसे लोग चले आते हैं 5 रुपया लेकर के कोट की दुकान में घुसे आए हैं। साहब दुकान से निकल तो जाते हैं, लेकिन उस दुकानदार से कहते हैं बाबू मैं चला तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे जरा ये तो बता दो कि 5 रुपये में मुझे कुछ कपड़ा मिल सकता है, ठंडी हो रही है कुछ पहनने के लिए। कहता है 5 रुपया में कोट खरीदने चले हो तो चले जाओ मुर्दा घाट पे तुमको कपड़ा मिल जाएगा। वो दुकान तो झुंझलाहट में गुस्से में बोलता है, लेकिन साहब कांशीराम सही मायने में मुर्दा घाट चले जाते हैं। नज़दीक एक मुर्दा घाट होता है, वहाँ चले जाते हैं और जैसे मुर्दा लोगों का कपड़ा तहिया के रखा होता है, वैसे ही मुर्दा लोगों का कपड़ा रखा होता है। उसी में से एक ठो कोट जैसा कपड़ा होता है। साहब कांशीराम उसको उठा के जब पहनने लगते हैं तो मुर्दा घाट वाला दुकानदार देखता है कि इतना सुंदर लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा आदमी वो मुर्दा घाट में क्या कर रहा है। वो कह रहा है अरे साहब ये आपके लिए नहीं है, ये मुर्दा लोगों का कपड़ा, ये गरीब गरीब लोग जो आते हैं वो लोग ले जाते हैं। साहब कहते हैं मैंने इसको पहन लिया है, ये मुझे फिटिंग भी हो रहा है, बताओ इसका कितना पैसा दे दूं। दुकानदार बोलत है कुछ हो दे दो भैया। कहने लगे अरे नहीं बताओ कितना पैसा दे दे, बताओ मेरे पास तो ज़्यादा पैसे है नहीं। वो कह रहा अरे साहब 5 रुपया दे दिया, कहाँ एक कोट के जो है कि मुर्दा के कोट के कितना रुपया। और साहब जेब में से 5 रुपया निकाल करके दे देते हैं। एक 5 रुपया का मुर्दा घाट से मुर्दा आदमी का कपड़ा पहनने वाले ने आपको हमको आज सूट बूट कोट पैंट टाई पहनने का अधिकार दिला दिया। आज हम लोग कलप लगा हुआ कपड़ा पहनते हैं, नेता बन के बड़े बड़े घूमते हैं। ये देन है साहब कांशीराम के उस 5 रुपए के मुर्दा घाट के कोट पहनने की वजह से। साहब ने इतना त्याग परिश्रम तपस्या नहीं किया होता तो आज हमारी कोई हैसियत औकात नहीं होती। हमें बहुत अच्छे से याद, हमारे पापा लोग बताते हैं, दादी लोग बताती हैं कि वोट डालने के नहीं जाने को मिलता था। कहा जाता था का कर बजाए के तोहार वोट पड़ गया, का कर बुझाए के तोहार वोट पड़ गया। वोटवे नहीं डाले जाने देते थे हम लोगों को। ये तो साहब की देन है कि गांव गांव घूमे, कितनी रातें बगैर सोए बगैर खाए जागे हुए बिताई साहब ने, और नारा दिए साहब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक जलजला आ गया समाज में, एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा आई कि जिसकी संख्या भारी
उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी ज्यादा संख्या है उसको हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए। फिर ना अगला नारा साहब कांसीराम दिए, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साहब ने कहा जब संख्या हमारी ज्यादा, वोट हमारा ज्यादा, तो राजा तुम्हारा क्यों होना चाहिए, राजा भी हमारा होना चाहिए। समाज ने एकजुटता दिखाई, एकता दिखाई, साहब के ऊपर भरोसा किया। लोगों ने कहा साहब सब कुछ बात तो है, लेकिन वोटवा कहाँ करी, तू इतना समाज में जागरूकता फैलौला, वोट के कीमत समझौला। साहब कहते थे वोट को किसी कीमत पे बेचना नहीं, अपनी बेटी की इज्जत के बराबर समझना। जनता को समझ में आया, क्योंकि वोट खरीदे जाने का भय हर समय रहता था, हर समय काल परिस्थिति में वोट खरीदार और वोट बेचने वाले लोग रहते थे। इसलिए साहब ने तिनका तिनका जोड़ के जो ये बहुजन समाज बनाया, बोला SC ST OBC और माइनॉरिटी, अनुसूचित जाति यानी हम लोगों की बिरादरी, पिछड़ा जाति यानी यही लोहार कहार सुनार ई मौर्या कुर्मी ई कुल मिलके पिछड़ा जाति, और साथ ही साथ मुसलमान जाति, हम लोग मिलकर के बहुजन समाज है। बहु माने होता है ज्यादा, जन माने होता है लोग, संख्या जिसकी ज्यादा हो उसको बहुजन बोलते हैं। लोगों ने कहा साहब वोट के कीमत तो समझा देला कि वोटवा के कौनो कीमत पे हमन के बेचे के ना है, लेकिन ये बतावा कि वोटवा के पे मारी, काहे कि आपन तो कौनो पार्टी ना रहा। संगठन था बाम सेफ बनाया साहब कांशीराम ने, जो पढ़े लिखे कर्मचारियों का संगठन था। साहब कांशीराम ने DS4 संगठन बनाया। सरकारी कर्मचारी कहने लगे साहब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, अगर हम धरना प्रदर्शन जुलूस में शामिल होते हैं तो हमको मेमो मिल जाता है, हमको नोटिस मिल जाता है। तो साहब ने कहा तुम्हारे लिए संघर्ष करने के लिए मैं एक DS4 नाम का संगठन बनाता हूं कि तुम्हारी मांगों को लेके गांव देहात के लोग लाठी डंडा लेकर के सड़कों पे प्रदर्शन करेंगे और सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे। नाम रखा DS4, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। साहब कांशीराम ने DS4 बनाया जिससे कि समाज में संघर्ष की भावना पैदा हो। साहब कांशीराम ने बामसेफ बनाया कि सरकारी कर्मचारियों के मन में यह भाव पैदा हो कि तुमको नौकरी केवल अपना घर बनाने के लिए नहीं मिली है, तुमको नौकरी केवल अपने बच्चे और अपना परिवार पालने के लिए नहीं मिली है, तुमको नौकरी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से मिली है। इसलिए अपनी नौकरी में से समय भी निकालो, अपना पैसा भी निकालो और अपना टैलेंट भी निकालो, जिसको कहते हैं टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर। यानी ट्रेजर माने पैसा, टैलेंट माने जो पढ़े लिखे हो तो गांव में जाके लोगों को समझाओ, और टाइम मतलब कहते हैं कि संडे का दिन है तो एक दिन मिलाला, कहीं टीवी देखी, कहीं मोबाइल देखी, कहीं घूमे जाएं। साहब ने कहा ये समय तुम अपने समाज में दो। तो 3 बामसेफ के लिए ये 3 सेट किया। और सोचिए बहन जी और भाई लोग, हर सीढ़ी पे साहब कांशीराम तैयार किए। ये काम, ये जो मैं बातें बता रही हूँ ना, मैं हर गांव में नहीं बताती हूँ, ये आपके गांव में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ युवा बच्चे मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को इस बात को समझना है कि अगर ट्रेंड ड्राइवर होता है बहन जी, क्यों गाड़ी चलावे वाला एकदम ट्रेंड बनाई होए तो ओके स्टीयरिंग पे बैठा दा तब भी सही से गाड़ी चली। अगर जे तनी मध्यम उद्धम चलाए वाला नौसिखिया ड्राइवर होए और ओकरे हाथ में स्टीयरिंग पकड़ाए दा, गाड़ी कहीं जाके भिड़ाई दे। साहब कांशीराम पहले ट्रेनिंग दिए, पूरे समाज को ट्रेंड किए, बहुजन वॉलंटियर फोर्स बनाए कि जब भी हम लोगों की मीटिंग होगी तो हमें बाहर के पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं, हमारे अपने सिपाही तैयार रहेंगे। और इसीलिए वो हैट लगा करके, सफ़ेद शर्ट, नीला पैंट और यहाँ पे BBF का बैच लगा करके हर जगह आप मीटिंग्स में देखते हैं। फिर साहब कांशीराम ने वोट देने के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाई 1984 में, और बहन कुमारी मायावती जी जो लगातार साहब कांशीराम के साथ में 21-22 साल की उम्र में बहन जी ने अपना घर छोड़ दिया। उनके पास उनके पिताजी ने 2 चॉइस रखी, या तो तुम मुझे चुनो और या तो साहब कांशीराम को चुनो। क्या तुम रोजाना ही नेता बनने के लिए रोजाना कांशीराम के साथ में चलती रहती हो? पिता नाराज थे क्योंकि बेटी को कलेक्टर बनते हुए देखना चाहते थे। बहन जी IAS बनने की तैयारी कर रही थी। कहने लगे तुम चुपचाप घर में रह के पढ़ाई करो, ये जो गांव गांव घूम करके कांशीराम साहब के साथ में समाज सेवा कर रही हो ये अच्छी बात नहीं है। तो एक दिन ऐसा दौर आया जिस दिन उनके पिताजी ने उनको चेतावनी दी, या तो तुम साहब का साथ लो और या तो अपने पिता का घर लो, तो तुम्हें 2 में से एक चुनना है। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने निर्णय को मजबूत किया और समाज के लिए अपने पिता का घर छोड़ दिया। आजीवन अविवाहित रह के साहब कांशीराम के साथ में इस मूवमेंट में निकल चली। और जब 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी तो उस बहुजन समाज पार्टी की पहला चुनाव लड़ने वाली बहन कुमारी मायावती जी 48,000 वोट पाके तीसरे स्थान पे रही। ये बहुजन समाज की पहली बहुत बड़ी जीत थी। मुझे आज ये बात इसलिए आपको बताना पड़ रहा है कि जब बहन जी से हमारी मुलाकात हुई मार्च में, तो बहन कुमारी मायावती जी से 2 घंटा मेरी बात हुई। आधी मीटिंग में मेरी आंखों से केवल आंसू ही निकलते रहे जब बहन जी ने ये कहा कि मैं पहला चुनाव जो हारी, केवल मेरे पास 2 गाड़ी और होती तो मैं वो चुनाव जीत जाती।
बहन जी ने कहा हमारे पास 2 गाड़ी थी, एक साहब कांशीराम के पास में थी और एक गाड़ी मेरे पास थी। बस 2 गाड़ी हमारे पास प्रचार की और होती तो मैं पहला चुनाव हारती नहीं जीत जाती। आंखों से आंसू इसलिए आया कि आज आपके गांव में आने के लिए हम 4 गाड़ी लेकर के आए। हम लोगों के अपने गांव में, हर गांव में 2-2 3-3 गाड़ियां हैं। मोटरसाइकिलों की तो भरमार ही है। साइकिल तो अब कुछ ही घरों में दिखती है, नहीं तो ज्यादातर घरों में केवल मोटरसाइकिलें ही दिखती हैं। आज साधन संपन्न इतना हो गए हम लोग, लेकिन अपने महापुरुषों के संघर्ष को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। इसलिए कोई भी नौसिखिया ड्राइवर हमारे बच्चों को बीच में आता है और बरगला के, बहला के, फुसला के ग्रेड चमार बना करके लेके चला जाता है। उसके पीछे की मेहनत को आपको जानना होगा। जब बहन जी ने कहा कि 2 गाड़ी और होती तो मैं वो पहला चुनाव हारती नहीं जीत जाती। 84 में चुनाव होता है, बहन जी हार जाती हैं। 85 में उपचुनाव होता है, बहन जी हार जाती हैं। 87 में पुनः चुनाव होता है, बहन जी हार जाती हैं। लेकिन जब 89 में चौथा चुनाव बहन जी लड़ती हैं तो बहन जी कैराना से पहली दलित महिला सांसद के रूप में बहुजन समाज का मान सम्मान गौरव बढ़ाती हैं। समाज में नई लहर उड़ती है। अपने वोट से, अपने समाज के वोट से इतना एकजुटता फैलाया, इतना तैयारी किया कि उसने अपने आप को सांसद बनाया। न केवल खुद को सांसद बनाया बल्कि आजमगढ़ से रामकिशुन यादव जी और एक ठो पंजाब के होशियारपुर से निकला था हरभजन सिंह लाखा। बहुजन समाज के 3 कप्तान तैयार थे। एक पंजाबी तैयार था, एक पिछड़ी जाति का तैयार था और एक बहन कुमारी मायावती तैयार थी। 3 सांसद लेकर के साहब कांशीराम के साथ में ये मिशन मूवमेंट की फिर से शुरुआत हुई। लगातार आगे बढ़ते रहे और मात्र 8 साल के अंदर ही बहन कुमारी मायावती जी मात्र 38 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश की सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र की पहली दलित मुख्यमंत्री बनती हैं। ये सफर आपके गांव में ये बता रहा है, ये सफर आपके गांव में ये बता रहा है कि आज हम ये ब्रांडेड जूता पहन करके, ये सफेद कपड़ा जो पहन करके आए हैं ना, इसके पीछे मेरी बहन जी ने अपनी जाने कितनी एड़ियां फटी हुई गांव में बिना चप्पलों के निकाली होंगी। ये कपड़े बता रहे हैं कि साहब कांशीराम जाने कितने दिन बगैर धुले हुए, सलाई उधड़ी हुई, फटे हुए कपड़े पहन करके गांव में मिशन मूवमेंट की चलाई होगी। ये जो माइक दिख रहा है ना, ये इस बात का गवाह है कि साहब कांशीराम जाने कितने दिन बगैर माइक के, बगैर लाइट के, लोगों के बीच में लैंप की रोशनी में साहब लोगों को समझाते हुए फिरे होंगे। इसलिए मेरा आप सभी साथियों से यही अनुरोध है, वो बहन कुमारी मायावती जी जो इतनी मजबूत नेता पहली बार मुख्यमंत्री बनी, वो दौर बाबरी मस्जिद का चल रहा था। मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई और वही दौर था जब मुलायम सिंह यादव को मुसलमान लोग अपना मसीहा मानने लगे, जो एक तरफा मुसलमान वोट को वो लेके गए। बहन जी ने, वो सरकार गिरी, बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनती हैं भाजपा के सपोर्ट से। भाजपा सोची कि बहन जी मुख्यमंत्री बनी है, इनके अंदर इच्छा होगी, लालच होगा, तो हम लोग मनमाना तरीके से इनको चला लेंगे। और उन्होंने कार सेवकों की आगे टोली बढ़वाई। बहन कुमारी मायावती जी चट्टान की तरह खड़ी रही। 6 महीने के प्रशासन में सारा पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त कर दिया। बोला एक भी कार सेवक को मैं अयोध्या के अंदर घुसने नहीं दूंगी, क्योंकि आदेश था सुप्रीम कोर्ट का कि कोई उसके आसपास ना घुसे। मैं अपने शासन काल में कोई दंगा फसाद होने नहीं दूंगी। बीजेपी को लगा ये क्या हो रहा है, हम लोगों ने तो सोचा था बहन जी के ऊपर हावी हो जाएंगे, ये तो मायावती उल्टा हमारे ऊपर हावी हो रही है। और बहन जी ने कहा मैं शासन प्रशासन के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती, एक भी व्यक्ति की जान जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपना समर्थन वापस ले रही हूं, मैं सरकार गिरा रही हूं, तुमसे जो बन पड़ता है वो करो। बहन जी 6 महीना सरकार चला के गिरा देती हैं, लेकिन मन में लालच नहीं रखती, चाहती तो समझौता करके 5 साल सरकार चलाती। दोबारा सरकार बहन जी बनाती हैं, दोबारा भी बगैर दबाव के बहन जी समर्थन वापस ले लेती हैं। तीसरी बार सरकार बनाती हैं और चौथी बार जब पूरी बहुमत से इस बहुजन समाज की सरकार बनती है तो इतना बड़ा लहर आता है, नारा चलने लगता है, यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। ये एक सिलसिला था जिसने यहाँ से ले करके चलते हुए एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए तब जा करके वहां तक पहुंची बहन जी। समझ रही है, उनके भी मन में ये भाव आया होगा ना कि कब वो हमार मूड पिरात हो, हमार माई मूड दबा दे हमार, हैं कब वो मन करत होई ना कि केहू माई के कोरा में तनी छुप कर रोए ले, कब वो मन करत होई ना कि हमारा भी पति होता तो हम भी उससे थोड़ा 2 लफ्ज प्यार का बतिया लेते, मेरे पास भी शादी होती तो बच्चा होता, परिवार होता, हम भी हंसते खेलते। लेकिन अपनी सारी इच्छाओं की कुर्बानी करके बहुजन समाज के लिए हमारी बहन जी ने रात दिन संघर्ष किया, हमको सत्ता के शीर्ष पे पहुंचाया। न केवल शीर्ष पे पहुंचाया, इस अम्बेडकर नगर जिले को बनाया, संत कबीर नगर जिला बनाया, संत रविदास नगर जिला बनाया, छत्रपति शाहू जी नगर जिला बनाया, ज्योतिबा फुले नगर जिला बनाया, पंचशील नगर जिला बनाया। तमाम बहुजन महापुरुष
पुरुषों के नाम पे बहन जी ने जिला बनवाया। और इन जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, ITI कॉलेज, BEd, BTC तमाम शिक्षा की व्यवस्था की। और बहन जी का यही सपना था कि आरक्षण से लेंगे SP DM, वोट से लेंगे CM PM। आरक्षण से SP DM लेने के लिए बहन जी ने फ्री में शिक्षा की व्यवस्था कराई और इसी अंबेडकर नगर जिले को सौंप दिया कुछ लोगों के हाथ में कि मैंने अंबेडकर नगर जिला बनाया। ए पाँव में घुंघरू बांध करके नचनिया का काम करने वाले, तोड़ दो अपने पाँव के घुंघरू, आओ मैं तुमको विधायक, नेता, मंत्री, सांसद बनाती हूँ। मछली मारने वाले को बोला तू मछली मारना बंद कर, आजा मैं तुझको नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बनाती हूँ। अरे झोला में रख करके गुटखा बेचने वाले, झोला में रख करके मिर्चा बेचने वाले और साइकिल पे मूस और खटमल मारने की दवा बेचने वाले तक को बहन जी ने कहा कि तुम ये सब काम छोड़ो, आओ मैं तुमको नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बनाती हूँ। और इस अंबेडकर नगर जिले में इन लोगों को जमीन से उठा करके नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बहन जी ने बनाया और जिम्मेदारी दी कि मैंने जिला बनाया, तुम लोगों को मंत्री बनाया, स्वास्थ्य मंत्री बनाया, शिक्षा मंत्री बनाया, अब तुम लोग जाके समाज की सेवा करो, लोगों में नया नेता तैयार करो, नई नई पौध तैयार करो, नए लोगों को तैयार करो, युवा बच्चों को तैयार करो, अच्छे से सारे गांव में किसी के पास कच्चा मकान न रहे, दुआरे तक ले RCC का रोड पहुंचे चाहिए। बड़ा बड़ा जो अधिकारी लोग था वो ऐसे फाइल ले करके दौड़ते थे हम लोगों के गांव में, कब वो ले जाए के तहसील पे कोनो शिकायत दर्ज हो जाए कि भैया हमारी जमीन पे इतना इतना है, तो सुबह 8 बजे लेखपाल आपके गांव पहुंच जाता था कि भैया कौन बात रहा, चला आके बैठ जाता, नहीं समझौता कराई दे, जौन जौन बतिया है तो नाप जोड़ करके आपका खेत उसका फरियाया जाए। ये बहन जी के शासन का टेरर था। टेरर का मतलब खौफ था कि बड़े बड़े अधिकारी कांपते थे, अगर हमारी कोई शिकायत हो तो उसको तुरंत निस्तारण किया जाता था। ये बहन जी ने करके दिखाया। और जब इन तमाम नेताओं को तैयार किया, इनसे कहा कि तुम जाओ जाके लोगों को तैयार करो, तो इन लोगों ने जानते क्या किया? अरे बहन जी ने बहुत लेट कर दिया इनको निकालने में, इनको तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि इन लोगों ने समाज में नेता नहीं तैयार किए, इन्होंने केवल अपने परिवार के नेता तैयार किए। इन्होंने चाहा कि मैं नेता बन गया, अब मेरी बिटिया नेता बन जाए, मेरी बिटिया को टिकट मिल जाए, मेरे बेटवा का टिकट मिल जाए, और जब बिटिया बेटवा नालायक निकल जाए तो मेरी बूढ़ी पत्नी जो डोल भी नहीं पाती है उसको टिकट मिल जाए। ये बहन जी के पीठ में छुरा घोंपे। बहन जी ने मना किया कि तुम केवल अपने परिवार को बढ़ा रहे हो, तुम क्यों नहीं समाज में नया नेता तैयार करते और बिरादरी का तैयार करते। तो ये लोग बहन जी का साथ छोड़ करके जाके दूसरी पार्टियों की झोली में जाकर के बैठ गए। तो ऐसे गद्दार लोग जो बहन कुमारी मायावती जी के संघर्षों को भुला दिए, जो बहन जी के साथ धोखाधड़ी कर दिए, जो समाज के नहीं हुए, वो आज आपसे किस मुंह से आपके दरवाजे आते हैं वोट मांगने के लिए। इसलिए मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि बहन कुमारी मायावती जी का संघर्ष, मान्यवर कांशीराम साहब का त्याग और इन नेताओं की गद्दारी को, जो कि बहन जी थी तो हमारा भरोसा जिंदा था। बहन जी ने इतने सारे शिक्षण संस्थान खुलवाए, स्कूल कॉलेज खुलवाए बहन जी, 0 फीस पे एडमिशन होता रहा, वजीफा मिलत रहा 100 अलग, और